वेलकम स्टूडेंट्स, आपका यूट्यूब चैनल में वेलकम है। और मैं आज आप लोगों के लिए लेक्चर लेकर आई हूँ इथेनोबायोलॉजी के ऊपर। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर इथेनोबायोलॉजी। इथेनोबायोलॉजी। इथेनो मीन्स क्या होता है? इथेनो मीन्स होता है इथेनो मीन्स क्या होगा? ये दो वर्ड से बना हुआ है। एक है आपका इथेनो प्लस दूसरा है आपका वर्ड बायोलॉजी। यस, इथेनो मीन्स क्या होगा? इथेनो के लिए हम क्या बोलते हैं? इसमें बायोलॉजी मीन्स होता है जीवन का अध्ययन। ओके, जीवन का अध्ययन मतलब जितने भी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनका अध्ययन आपका बायोलॉजी में होता है। और इथेनो मीन्स क्या होता है? किसी भी समुदाय या समष्टि। ठीक है, ये समुदाय। अब इसमें इथेनोबायोलॉजी में क्या होगा? इथेनोबायोलॉजी में जो जीवन है, मतलब जीवन के लिए जो भी आवश्यक कंपोनेंट्स है, जैसे कि क्लाइमेट की कंडीशंस होगी। ओके, क्लाइमेट की कंडीशन होगी, जलवायु होगा या मौसम होगा या मॉइस्चर होगा, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होगी, वाटर की कंसंट्रेशन या नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन, ये सारी चीज़ें। और जो समुदाय या जीवन है या मानव है, मानव का जो उसके एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन होता है, उसका हम अध्ययन करते हैं इथेनोबायोलॉजी में। ओके, किसका हम अध्ययन करेंगे? मानव का उसके पर्यावरण या उसके पर्यावरण बोल सकते हैं, या मानव जिस में रहता है उसको हम बोलते हैं परितंत्र या उसका बायोटा, या उसका क्या बोलेंगे हम? बायोटा। ओके, यहाँ बोलेंगे पर्यावरण या बायोटा। तो मानव का उसके पर्यावरण या बायोटा के साथ गतिशील संबंधों का अध्ययन करना इथेनोबायोलॉजी कहलाता है। ओके, इथेनोबायोलॉजी क्या है? इसकी यदि हम परिभाषा में आएंगे तो हम इसकी परिभाषा अपनी लैंग्वेज में हम लिख सकते हैं कि मानव का उसके बायोटा या पर्यावरण के साथ गतिशील संबंधों का अध्ययन इथेनोबायोलॉजी कहलाता है। इथेनोबायोलॉजी कहलाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट को नोट कीजिए आप, हमने क्या वर्ड लिया है? गतिशील संबंधों। गतिशील संबंधों से आपका तात्पर्य क्या है? कि मानव का उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है वो एक स्थायी नहीं है, वो डे बाय डे या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आने पर या एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के साथ साथ भी चेंज होता जाता है। जैसे जैसे मानव का विकास होता जा रहा है, उसका जो पर्यावरण के साथ संबंध है वो भी कैसा होता जा रहा है? चेंज होता जा रहा है। इसका बहुत अच्छा उदाहरण क्या है? जब आपने देखा होगा मानव का विकास, मानव का जब विकास देखेंगे, फर्स्ट मानव कौन सा आया था? आखेटक। ठीक है, आखेटक, या इसको इतिहास में आखेटक बोलते हैं, या आदिम मानव। ये कैसा मानव था? जब मानव की कंडीशन फर्स्ट क्रिएट हुई थी, जब पहला मानव आया आखेटक युग का या आदिम मानव आया, उसने पर्यावरण को, जैसा पर्यावरण था उसने वैसे ही अडॉप्ट किया। उसने कोई भी चेंजेस, अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया, उसने पूरे एनवायरनमेंट को पूरा अडॉप्ट किया, उसने कुछ भी चेंजेस नहीं किए। इसलिए इसको हम कौन सा मानव को बोलते हैं? भौतिक मानव। यदि आपसे पूछा जाए भौतिक मानव किस काल का है? आखेटक युग का या आदिम मानव को हम बोलते हैं। फिर और भी ज़्यादा मानव का विकास हुआ। दूसरा मानव कौन सा आया? दूसरा पशुपालक। ठीक है,
पशुपालक मतलब उसके जब ये अपने एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट किया तो सबसे पहले उसको पशु दिखे, ठीक है, बंदर दिखा, गाय दिखी और दूसरे एनिमल्स दिखे, तो उनके साथ वो इंटरेक्ट होने लगा, ठीक है। या वहाँ पर जो उसको कंद मूल मिले वो उसने खाए और उनको वहाँ पे फेंक दिया और उसने वहाँ से नया बीज उत्पन्न हुआ, लेकिन उसने कुछ भी डिस्ट्रक्शन अभी भी नहीं किया। जो भी डिस्ट्रक्शन हुए भी तो वो बाय मिस्टेक हुए, उसने अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि हमको ये आगे करना है, आगे विकास के लिए हमको ये करना है, केवल उसने वो पशुओं के साथ रहना स्टार्ट कर लिया और जो वहाँ पे मिली चीज़ें उसको खाया और आगे बढ़ा। तो ये है पशुपालक, इसको हम बोलते हैं कौन सा, रूपांतरित मानव, ठीक है, रूपांतरित करता, ठीक है। ये रूपांतरित करता था मतलब इसने रूपांतरण तो थोड़ा बहुत तो चेंजेस किए, लेकिन जो भी चेंजेस हुए थे वो कैसे हुए थे, बाय मिस्टेक हुए थे, उसने कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाया। फिर अब और मानव का विकास हुआ तो उसने देखा कि अब हमने जब बीज डाल दिया है ज़मीन में तो उससे क्या हो गया था, पेड़ बन गया। जब दोबारा उस जगह पे गया तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे तो कृषि करना चाहिए हमको, है ना। तो अब हमको जब कृषि करना चाहिए तो तीसरा मानव जब आया तो कौन सा आया, कृषि मानव। अब ये कृषि मानव ने बोला अब एक जब हमने बीज खा के फेंक दिया था वहाँ पर नया पेड़ उग गया है तो हमको क्या करना चाहिए, ऐसे बहुत सारे बीज डालने चाहिए, उससे क्या होगा, बहुत सारे अच्छे अच्छे पेड़ बन जाएंगे और हम उसको खा सकते हैं। तो क्या करेंगे हम कृषि करेंगे। अब तो कृषि करने के लिए क्या चाहिए, हमको स्पेस चाहिए। तो उसने क्या किया, जो पेड़ थे उनको काटा और कृषि करना शुरू कर दिया। तो अब ये कौन सा मानव आ गया आपका, परिवर्तन करता। ये कौन सा मानव है आपका, परिवर्तन करता। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट, अभी परिवर्तन तो कर दिया, फिर अब आधुनिक मानव आए और भी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। जो प्लांट्स के प्रोडक्ट्स है वो और भी ज़्यादा अब हम यूज़ करने लगे। अब जब और भी ज़्यादा जब यूज़ करने लगे प्लांट के प्रोडक्ट्स को तो कौन सा मानव का जन्म हुआ, आधुनिक मानव। अब ये आधुनिक मानव कैसा था, यस, विध्वंस करता। ये विध्वंस करता था। इसने क्या किया, जो भी चीज़ थी सब कुछ डिस्ट्रक्ट करने लगा। प्लांट जो एनिमल्स थे उनको मार के उनसे उनके प्रोडक्ट लेने लगा और जो भी कहना चाहिए प्लांट्स थे उनको काट के खेती करने लगा, जंगलों को काटने लगा, डिफॉरेस्टेशन करने लगा। क्लियर हो गया। तो ये आपके ये चीज़ बता रहा है कि पहले जो मानव था और अब जो मानव है उसका पर्यावरण के साथ संबंध एक स्थायी नहीं है, उसका जो इंटरेक्शन है वो स्थायी नहीं है, वो कैसा है, डायनेमिक है या गतिशील संबंध है उसका उसके पर्यावरण के साथ। मानव का उसके पर्यावरण के साथ हमेशा गतिशील संबंध होता है क्योंकि वो हर एक एनवायरमेंटल कंडीशन चेंज होने के साथ साथ या मानव का विकास होने के साथ साथ भी चेंज होता जाता है और धीरे धीरे जिसके कारण एनवायरनमेंट में इतने चेंजेस आ जाते हैं कि वो उसके साथ जो एनवायरनमेंट है या पर्यावरण है उसके साथ सामंजस्य बांध के नहीं रख पाता है और वो जो क्लाइमेट की कंडीशंस हैं वो प्रॉपर मेंटेन नहीं रह पाती हैं और वो अलग अलग लेवल पे डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं। जैसे कि हमने पेड़ों की बहुत अधिक कटाई की, ठीक है, पेड़ों की बहुत अधिक कटाई करने के साथ क्या हुआ, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जा रहा है। इंक्रीज़ होने का ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं और जिसके कारण क्या होगा, बाढ़ की कंडीशन वगैरह भी आ सकती है। तो ये सब क्या एनवायरनमेंट ने खुद से किया, क्या पहले क्या किया, किसने पहले किसने किया है, उसमें डिस्ट्रक्शन पहले किसने किया है, मानव ने। मानव का इसलिए मानव को उसकी इथिक्स बताने के लिए, नैतिकता का सिखाने के लिए थेनोबायोलॉजी का अध्ययन किया जाता है कि यदि हम अपने पर्यावरण का नैतिकता के साथ प्रयोग करेंगे तो हम उसके साथ सामंजस्य बांध के रखेंगे। हमको पता होना चाहिए हमारे पर्यावरण के लिए क्या चीज़ हानिकारक है, हम उसको लिमिटेड यूज़ करें ये उसका, या हम उसका कंट्रोल में यूज़ करें, हम उसका कंट्रोल करें। जैसे कि यदि हम सामंजस्य बांध के नहीं रखेंगे तो आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए वो चीज़ जो अभी मिल रहे हैं प्लांट्स या जो एनिमल्स अभी मिल रहे हैं वो नहीं मिलेंगे। यदि हम अभी कोई भी पेड़ है, यदि अभी हमको बहुत अच्छी चीज़ में देखने को मिल रहा है, उसकी बहुत, जैसे आम है,
ठीक है। यदि मान लो आम अभी आपको अलग अलग अच्छी क्वालिटी के मिल रहे हैं, ठीक है, अभी चल भी रहा है बहुत अच्छा कि आम का सीज़न, ओके, आम आपको अभी यदि पेड़ों की धीरे धीरे कटाई करते जाएंगे, एनवायरमेंटल कंडीशन भी चेंज होती जाएगी, तो क्या आम की आप बोल सकते हैं कि आम की अभी जो वैरायटी मिल रही है आने वाली 6 पीढ़ी बाद या 10 पीढ़ी बाद सेम वही वैरायटी आपको मिलेगी? नहीं मिलेगी, ठीक है, बोल सकते हैं क्या? नहीं। तो यदि हम पर्यावरण के साथ सामंजस्य बांध के रखें तो जो भी चीज़ है, या डीजल अभी आपको पेट्रोल या डीजल जो जिस क्वांटिटी में मिल रहा है, पेट्रोल या डीजल ये भी मिल रहा है एनवायरनमेंट से, ये जो आपको जिस क्वांटिटी में पेट्रोल या डीजल मिल रहा है, तो क्या उस क्वालिटी में और उस क्वांटिटी में, उस मात्रा में और उस गुण के साथ आपको मिलेगा क्या बाद में? नहीं मिलेगा। तो उस क्वालिटी और उस क्वांटिटी को मेंटेन करने के लिए ही हम इथेनोबायोलॉजी का अध्ययन करते हैं, ओके। अब इथेनोबायोलॉजी को पढ़ने के लिए अलग अलग चरणों से होकर निकलना पड़ेगा। इसके 3 चरण होंगे। कितने चरण? 3। कौन कौन से हैं इसमें? ठीक है, इथेनोबायोलॉजी के जो चरण हैं इसमें पहला आएगा प्रथम चरण। ये इसका टाइम पीरियड है 1900 से 1940, 1900 से 1940। फिर आपका द्वितीय चरण, द्वितीय चरण कब आएगा आपका? ओके, द्वितीय चरण आएगा 1940 से 1950 से 1970। फिर आपका तृतीय चरण आएगा। तृतीय चरण कब आएगा आपका? 1980 से वर्तमान, 1980 से वर्तमान। अब इन 3 चरणों से के लिए हमने डिवाइड किया कब कब इथेनोबायोलॉजी के लिए हम अध्ययन कर रहे हैं और उसमें क्या चेंजेस हुए हैं। तो देखिए, जो प्रथम चरण है, प्रथम चरण में क्या किया गया? प्रथम चरण में जो भी हमको देखा कि हमको एनवायरनमेंट के साथ सही में हमको सामंजस्य करना पड़ेगा या हमको नैतिकता के खिलाफ नहीं जाना पड़ेगा, तो हमने क्या किया? जो भी पौधे थे या जंतु थे उनका हमने दस्तावेजीकरण कर लिया, ठीक है। किसका दस्तावेजीकरण कर लिया? पौधे थे और जंतु थे, उनका हमने दस्तावेजीकरण कर लिया, उनका पूरा रिकॉर्ड रख लिया, ये स्पीशीज़ हैं, ये हैं, इनके लिए ये एनवायरमेंटल कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, इनको उगाने के ये तरीके, इनके ये बेनिफिट, ये सारी चीज़ें हमने रिकॉर्ड करके रख ली। कब? किसकी हमने कर ली? पौधों और जंतुओं की। फर्स्ट हमने क्या किया? पौधों व जंतुओं का दस्तावेजीकरण। फिर हमारा नेक्स्ट कंडीशन आई, नेक्स्ट अब 1950 जब हमको देखा गया केवल पौधे और जंतुओं का दस्तावेजीकरण क्या पर्याप्त है? नहीं, हमारे साथ आसपास जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस है, क्लाउड कंडीशंस है, या जो भी चेंजेस हो रहे हैं मौसम में, उन सब का भी अध्ययन और उन सब का भी रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, ठीक है, उनका भी दस्तावेजीकरण ज़रूरी है। तो हमने 1950 से 1970 में हमने क्या किया? जो भी हमारे आसपास का जो प्राकृतिक पर्यावरण था, हमने प्राकृतिक पर्यावरण का दस्तावेजीकरण किया। प्राकृतिक पर्यावरण का दस्तावेजीकरण। अब क्या दस्तावेजीकरण करने बस से काम चल गया क्या? हमने पौधों और जंतुओं का दस्तावेजीकरण कर दिया और प्राकृतिक पर्यावरण का भी दस्तावेजीकरण कर दिया, और जब औद्योगिक क्रांति आई तो सब कुछ डिस्ट्रक्ट होने लगा। ये सारी चीज़ें जो हमने रिकॉर्ड की थी वो एकदम से चेंजेस होने लगी, नई नई हमको वैरायटी देखने को मिलती, और जो वैरायटी थी वो विलुप्त होती चली गई। तो हमने अब क्या करेंगे? अब हम इन सब चीज़ों का संरक्षण करेंगे। तो 1980 से वर्तमान में अभी किस पे बात चर्चा हो रही है? अब प्रकृति के संरक्षण पर। प्रकृति के संरक्षण पर जो जातियाँ विलुप्त हो रही थी अब विलुप्त ना हो, उसके लिए हम किस पे फोकस कर रहे हैं? अब जैव विविधता के संरक्षण पर, जैव विविधता का संरक्षण। ओके, ये 3 चरण हैं इथेनोबायोलॉजी के। प्रथम चरण में हमने पौधों और जंतुओं की बात की, दूसरे चरण में हमने प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण किया, तीसरे चरण में हमने
क्या किया है, जैव विविधता का संरक्षण और प्राकृतिक पर्यावरण का दस्तावेजीकरण किया। फिर हमने तीसरे चरण में प्रकृति का संरक्षण किया और जैव विविधता का संरक्षण किया। अब इसके बाद यदि पूछा जाए जो इथेनोबायोलॉजी के कौन कौन से पक्ष हैं, ठीक है, इथेनोबायोलॉजी के पक्ष पे ऊपर यदि आपको 7 मार्क क्वेश्चन यदि आपको देखने को मिलता है कि इथेनोबायोलॉजी के कौन कौन से पक्ष है, तो इथेनोबायोलॉजी के पक्ष किस पे आपको चर्चा करनी है, इथेनोबायोलॉजी में पक्ष के ऊपर या एस्पेक्ट ऑफ इथेनोबायोलॉजी। इसमें फर्स्ट आता है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट, ठीक है, या आपका इसको बोल सकते हैं संज्ञानात्मक पक्ष। संज्ञानात्मक पक्ष। दूसरा आपका आता है यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट। यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट या इसको बोलते हैं हिंदी में उपयोगितावादी पक्ष। तीसरा है आपका मैनेजमेंट एस्पेक्ट। मैनेजमेंट एस्पेक्ट इसको लिखेंगे प्रबंधनात्मक पक्ष, संज्ञानात्मक पक्ष, उपयोगितावादी पक्ष, तीसरा है प्रबंधनात्मक पक्ष। 3 ये आपके एस्पेक्ट हैं। जो फर्स्ट है आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट। कॉग्निटिव एस्पेक्ट की यदि हम बात करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। फर्स्ट आपका आ जाएगा कॉग्निटिव एस्पेक्ट के ऊपर परसेप्शन। इसमें आपको बताया था कि जो भी स्थानीय समुदाय है किसी चीज़ को जान रहा है तो उसको किस तरीके से जान रहा है और क्या जान रहा है। मतलब जैसे कि गाय हमारी एक माता है, आप जानते हैं, गाय है एक पशु है, वो भी आप जानते हैं। यहाँ का स्थानीय समुदाय जो है, यहाँ पर इंडिया के लोग गाय को एक पशु की तरह जानते हैं और एक दुधारू पशु है, ये एक पेट एनिमल्स है और ये गाय हमारी माता है, ये जानते हैं। क्या दूसरे कंट्री के लोग भी गाय को एक दुधारू पशु के रूप में जानेंगे क्या? नहीं। आंवला कि जो आप पूजा कर रहे हैं या उसका जो प्रोस्पेक्ट वो आप जानते हैं, तुलसी की आप पूजा कर रहे हैं, तुलसी को एक प्लांट या मेडिसिनल प्लांट की तरह ही नहीं, आप उसकी पूजा भी कर रहे हैं। आपका दूसरा पक्ष भी है, तुलसी को आप बोलेंगे उसकी पूजा करनी चाहिए, कहीं पे भी आपको तुलसी पड़ी मिल जाएगी तो आप उसको उठा के विद रिस्पेक्ट रखेंगे। क्या दूसरी कंट्री में भी ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो कॉग्निटिव पक्ष मतलब संज्ञानात्मक पक्ष, मतलब कि जो स्थानीय समुदाय अपने आसपास के जीवन को किस तरीके से देखते हैं। इसमें क्या चीज़ लिखना है आपको? जो भी स्थानीय समुदाय है, इसमें क्या चीज़ लिखनी है? स्थानीय समुदाय अपने आस पास के जीवन को किस प्रकार देखते हैं। ओके, इसमें फर्स्ट है परसेप्शन। इसमें कॉग्निटिव एस्पेक्ट की यदि हम बात करें, कॉग्निटिव एस्पेक्ट यदि संज्ञानात्मक पक्ष की हम बात करें तो हमको क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए इसमें? कॉग्निटिव एस्पेक्ट या संज्ञानात्मक पक्ष, इसमें सब फर्स्ट है आपका परसेप्शन। परसेप्शन मतलब होता है सोच, ठीक है। परसेप्शन ऑफ लाइफ, परसेप्शन ऑफ लाइफ बाय इंडिजिनस पीपल या स्थानीय समुदाय की सोच, या स्थानीय समुदाय की सोच। सेकंड है आपका अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग मीन्स समझ। अंडरस्टैंडिंग
of life by understanding of life by indigenous स्थानीय समुदाय के द्वारा समझ। तीसरी चीज़ है, तीसरा लिखिए इसमें, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। उन्होंने किस तरीके से क्लासिफाई किया हुआ है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, जंतु और पौधों का वर्गीकरण। चौथा लिखिए, फोर्थ लिखिए, सिंबलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इन चारों पॉइंट को ध्यान से सुनिए। सिंबलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। फर्स्ट है परसेप्शन ऑफ लाइफ बाय इंडिजिनस पीपल, कि मतलब जो आसपास का जीवन है उसके किस तरीके से उनके विचार हैं, कि मतलब वो किस गाय को एक माता मान रहे हैं, तुलसी को एक पौधा मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। फिर उनकी जो समझ है, जो उनके जीवन के ऊपर जो समझ है उस पे है उनका पक्ष। फिर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। उन्होंने अलग अलग किस तरीके से, उन्होंने क्रॉप फसल्स को जो उगा रहे हैं, अपन काट रहे हैं फसल, उसको फेंक रहे हैं, तो उसमें किस तरीके से, क्या आप जो तुलसी का प्लांट है, तुलसी को प्लांट को भी ऐसे काट के कभी फेंकते हो क्या, जैसे गेहूँ और चावल की फसल के आधा काट के फेंक देते हो आप? नहीं। जैसे आप सिंबलाइजेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कुछ एनिमल्स और प्लांट्स की पूजा की जाती है, ठीक है, अलग अलग समुदाय के द्वारा अलग अलग चीज़ों की पूजा की जाती है। किसी में गाय की जाती है, किसी में बकरी की जाती है, किसी में मछली की जाती है, और उनको उनका देवता माना जाता है, ठीक है। और उन्होंने सिंबल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपने चित्रकारी देखी होगी स्थानीय समुदाय के द्वारा, उनका जो कल्चर है उसको बनाए रखने के लिए, परंपरागत कल्चर को उन्होंने बनाए रखने के लिए उन्होंने क्या किया, जो उनके प्लांट्स हैं उन्होंने उसकी चित्रकारी करी। जैसे वर्ली आर्ट वगैरह होगा, मधुबनी पेंटिंग वगैरह भी आपने सुनी होगी। तो ये चीज़ें क्या होती हैं, ये कपड़े में या किसी चीज़ों में या अलग अलग आर्ट के रूप में उन्होंने परंपरागत चीज़ों को सेव करके रखा हुआ है और उसको बना के रखा हुआ, और वहाँ पे वो सिंबल के रूप में भी यूज़ करते हैं उन चीज़ों का। कहीं पे भी देखे होंगे आपने सिंबल के रूप में प्लांट का, या मतलब सिंबल में मतलब कि एक स्थानीय समुदाय के द्वारा कि जो प्लांट्स है उसकी सेव करने के लिए, या उसकी जो आपका दस्तावेजीकरण करने के लिए, जैसे आपका दस्तावेजीकरण मतलब पुराणों में उसका उल्लेख कर दिया गया है, तुलसी का उल्लेख कर दिया गया है या आंवले का उल्लेख कर दिया गया है, वट सावित्री का पूजन आप लोग करते हैं, ठीक है, उसकी महत्ता को सेव कर के रख दिया गया है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से ये सारी चीज़ें संज्ञानात्मक पक्ष के अंतर्गत आएंगी। ओके, आप इन सब चीज़ों को पॉइंट करके फिर लिखेंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट। यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट पे डिटेल में बात करेंगे। यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट मतलब उपयोगितावादी पक्ष। ओके, फिर थर्ड है आपका मैनेजमेंट एस्पेक्ट, ठीक है। मैनेजमेंट के ऊपर यदि हम बात करें, ठीक है, मैनेजमेंट एस्पेक्ट क्या होगा कि हम चीज़ों को किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसमें आ जाता है आपका रिसाइकल करना। जो भी चीज़ें आप प्लांट्स है, यदि आप उसको यूज़ कर रहे हैं तो उसका आप रिसाइकल कर सकें। जैसे गेहूं का बीज, गेहूं लिया आपने, यूज़ किया, फिर उसका आपका दूसरा प्लांट आप उसे बना सकें। चावल लिया या चना लिया या आम आप यूज़ कर रहे हैं, तो क्या आम को खाने के बाद क्या उसका दोबारा यूज़ नहीं होगा? क्या नहीं होगा? क्या उसकी गुठली से आप क्या बनाओगे? नया पौधा बनाओगे। ओके, तो रिसाइकिल करने के लिए कंजर्व, ठीक है, कंजर्व करना मतलब कि आप अपने जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है उनको, या पेड़ पौधे हैं या एनिमल्स हैं, उनको कंजर्व या संरक्षण प्रोवाइड करना। फिर थर्ड है वे ऑफ यूज़। आप जितना आपको ज़रूरत है आप उसी तरीके से यूज़ कीजिए, अनावश्यक दोहन ना कीजिए। वे ऑफ यूज़, ये तीन इसमें प्रोस्पेक्ट आएंगे आपके, रिसाइकल करना, कंजर्व करना एंड वे ऑफ यूज़। आप किस तरीके से उसको यूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से मैनेज होंगे ये चीज़ें। क्लियर है? फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं
यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट, ठीक है, इसमें आप लिख लीजिएगा इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग, इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग। हाँ, उपयोगितावादी पक्ष या फिर यूटिलाइजेशन एस्पेक्ट या इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग। इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग। फर्स्ट लिखिए इथेनोबायोलॉजी के अनुप्रयोग, इसमें फर्स्ट लिखिएगा स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में। किसमें आपको लिखना है इसमें? स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा लिखिएगा कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोग, कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोग। तीसरा है जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण क्षेत्र में। चौथा, फोर्थ पॉइंट है आपका खाद्य सुरक्षा एवं पोषण, खाद्य सुरक्षा व पोषण। फिफ्थ है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में। सिक्स्थ है आपका, फिफ्थ है जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के क्षेत्र में। सिक्स लिखिए शिक्षा व सांस्कृतिक क्षेत्र में। सेवेंथ लिखिए इको टूरिज्म के क्षेत्र में, इको टूरिज्म के क्षेत्र में। एक एक करके इनको समझेंगे। फर्स्ट है स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में। फर्स्ट आपका आ जाएगा स्वास्थ्य व चिकित्सा। स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में यदि हम कोई भी प्लांट को देख रहे हैं, यदि हमारे आसपास जो भी प्लांट लगे हुए हैं, सभी के घर में प्लांट्स लगे होंगे, और यदि आप उन प्लांट्स को देख रहे हैं तो उन प्लांट्स को आप कब सेव करके रखोगे? जब आपको पता होगा, उनकी यूटिलिटी पता होगी। यस, यदि आपको उनकी यूटिलिटी पता होगी, यदि आपको पता होगा कि ये हमारा इस औषधि के रूप में हम इसका नीम का प्रयोग कर सकते हैं, आंवला का हम प्रयोग कर सकते हैं विटामिन सी को लेने के लिए, नीम का प्रयोग हम कर सकते हैं फंगल इन्फेक्शन में यूज़ कर सकते हैं, तुलसी को हम डिफरेंट मेडिसिनल प्रोस्पेक्ट के रूप में हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप उन प्लांट्स को सेव करके रखोगे। यस, इतना आपको पता है। तो आप फर्स्ट क्या होगा, औषधि के रूप में। इसमें अलग अलग पॉइंट में आप डिक्टेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। इसमें हेडिंग बस लिख लीजिएगा कि औषधि की खोज। इससे क्या होगा, औषधि की खोज। यदि हम अपने एनवायरनमेंट को जाने, हम उससे इंटरेक्ट रहें, ठीक है, आप यदि उससे इंटरेक्ट रहेंगे तो क्या होगा, आप उसको जितना ज़्यादा जानेंगे उससे उतना ही ज़्यादा एनवायरनमेंट भी सेफ रहेगा और कंजर्व भी रहेगा। यदि आपने
स्वास्थ्य चिकित्सा के क्षेत्र में यदि आपको उस तरीके से मेडिसिनल प्लांट पता है या पता है कि वो किस तरीके से यूज़फुल है हमारे चिकित्सा में या स्वास्थ्य में, तो आप उसको सेव करेंगे। इससे क्या हुआ, औषधि की खोज हुई, ठीक है, या औषधि की आपको प्राप्ति हुई। औषधि की खोज, औषधि की खोज को एक वर्ड बोलते हैं, यस, बायो प्रोस्पेक्टिंग, ठीक है, ठीक है, औषधि की खोज को बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग। ठीक है, बायो प्रोस्पेक्टिंग। फिर सेकंड आपका है जब औषधि की खोज हो गई, ठीक है, औषधि की खोज हो गई तो क्या हुआ, हम जो भी हम स्वास्थ्यवर्धक दशाओं का निर्माण होगा। स्वास्थ्यवर्धक दशाओं मतलब जैसे जैसे ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्लांट सेव करे प्रॉपर, आपको उतना ही ज़्यादा आपका एनवायरनमेंट क्लीन रहेगा और जो प्रदूषण है उसका लेवल भी कम होगा, जिसके कारण स्वास्थ्यवर्धक दशाओं का निर्माण होगा। जिसके कारण क्या होगा, स्वास्थ्यवर्धक दशाओं में क्या होगा कि आपको जो औषधि, मान लो आपको पता है कि जो नीम है, यदि आपको फंगल इन्फेक्शन में आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एलोवेरा का क्या यूज़ है, तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ें लॉन्ग टर्म में आप अलग अलग चीज़ों का यूज़ करके आप ठीक कर पा रहे थे, उनको आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट से भी सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे दूसरी चीज़ क्या हुई, स्वास्थ्यवर्धक दशाओं का निर्माण। स्वास्थ्यवर्धक दशाओं का निर्माण। अब जब स्वास्थ्यवर्धक दशाओं का निर्माण हो गया, फिर उसके बाद तो आपको क्या होगा, जब स्वास्थ्यवर्धक दशाओं का निर्माण हुआ तो क्या बीमारियों पर नियंत्रण होगा। यस, तो आपका जो चीज़ें आपको पता है कि स्किन इन्फेक्शन में आप एलोवेरा का यूज़ कर रहे हैं, हेयर इन्फेक्शन हो रहा है आप एलोवेरा का यूज़ कर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपने उसको यूज़ किया तो बीमारियों पर क्या हो गया, आपका नियंत्रण। तो तीसरा इसका पॉइंट हो जाएगा बीमारियों पे नियंत्रण। फिर बीमारियों पे नियंत्रण के बाद अब आपने क्या किया, अब इन सब चीज़ों को जब आपने अपने एनवायरनमेंट को जान लिया तो आप जो आसपास के प्लांट्स हैं आप उन्हीं को यूज़ करने लगे, जो हमारे ग्रंथों में लिखा हुआ है, पुराणों में लिखा हुआ उल्लेख है, ठीक है, कि इसका यूज़ इसमें किया जाता है, नीम का, हल्दी का यूज़ किया जा रहा है इसमें। तो अब क्या हुआ, परंपरागत चिकित्सा। ठीक है, परंपरा ठीक है, ठीक है, परंपरागत चिकित्सा पद्धति। परंपरागत चिकित्सा को बढ़ावा मिलेगा। परंपरागत चिकित्सा को बढ़ावा। एक और पद्धति आप जानते होंगे इसकी, आयुष प्रणाली। यस, क्या होता आयुष प्रणाली। यस, ए से आयुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेदा, वाई से योगा, यू से यूनानी और एस से सिद्धा। सिद्धा, एस से सिद्धा और एच से होम्योपैथी। एक और जोड़ा गया है और सोवर इक्पा, ठीक है, एक और कौन सा है, सोवर इक्पा, और इसको कब किया गया है 2010 में। और दूसरा एक और कौन सा है, नेचुरोपैथी। ओके, ये इन सब इसका आयुष का यूज़ हुआ, परंपरागत चिकित्सा का प्रयोग किया गया। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं कृषि के क्षेत्र में। कृषि के क्षेत्र में अनुप्रयोग। स्वास्थ्य चिकित्सा के पौधों में, स्वास्थ्य चिकित्सा में क्या हुआ, स्वास्थ्य व चिकित्सा के क्षेत्र में अनुप्रयोग में देखा तो फर्स्ट है औषधि की खोज। हमने औषधि की खोज कर ली। औषधि की खोज करने से स्वास्थ्यवर्धक दशाओं का निर्माण हुआ। स्वास्थ्यवर्धक दशाओं के निर्माण के साथ साथ बीमारियों पर नियंत्रण हुआ। फिर परंपरागत चिकित्सा को बढ़ावा मिला, आयुष प्रणाली को बढ़ावा मिला। क्लियर है। अब इसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोग। कृषि
क्षेत्र में अनुप्रयोग। अब यदि हम कृषि क्षेत्र की बात करें तो क्या हुआ, हमको पता है आपको आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सेव करके रखना एनवायरनमेंट को, तो किस चीज़ को हमने बढ़ावा दिया। यदि हम चाहें कि हमको वही क्वालिटी और वही क्वांटिटी के साथ आगे आने वाली जनरेशन को वो चीज़ें प्रोवाइड हो जाए, तो हम किसको बढ़ावा देंगे। यदि हम कृषि क्षेत्र का प्रॉपर यूज़ करें, प्रॉपर मैनेजमेंट करें, तो क्या होगा, सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। लिखिए इसमें, सतत विकास को बढ़ावा। यदि हम कृषि क्षेत्र में उसका हम इथेनोबायोलॉजी का हम प्रयोग करें, यदि प्रॉपर इंटरेक्ट रहें एनवायरनमेंट से। फिर सेकंड है, जिसके कारण हमें परंपरागत जो हमारी कृषि है, ठीक है, परंपरागत कृषि, परंपरागत कृषि को बढ़ावा मिलेगा। परंपरागत कृषि को बढ़ावा किस तरीके से, जैसे पूर्वज जानते थे, कुछ जरूरी नहीं सारी चीज़ें दस्तावेजीकरण की गई हैं, कुछ चीज़ें दस्तावेजी नहीं करी गई हैं। और जो पुराने लोग होते हैं, पता चल जाता है उनको क्लाउड की कंडीशन देख के या हवा का चेंजेस को देखते हुए, मृदा की क्वालिटी को देखते हुए वो अनुमान लगा लेते हैं कि अभी हमको फसल काटनी चाहिए, उगानी चाहिए ना नहीं उगानी चाहिए। वो किसी साइंटिस्ट के पास नहीं जाते हैं या वो किसी किताबों को नहीं खोलते हैं, वो परंपरागत चीज़ों को वो जानते हैं और वो बता देते हैं कि अभी ऐसा एनवायरनमेंट है, अभी ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। वो क्लाउड की कंडीशंस को देखते हुए, हवा के रुख को देखते हुए, मृदा को देखते हुए, ये परंपरागत कृषि को, मतलब परंपरागत तरीक़ों को हम जानने लगेंगे। जब हम कृषि क्षेत्र में अपने एनवायरनमेंट को जानेंगे तो हमें परंपरागत जो कृषि है, हम कोई भी चीज़ यदि जिनका खेती होगी तो जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनसे वो पूछ के करते हैं कि अभी हमको क्या बीज, अभी हम बो दें, अभी क्या कर दें। तो ये चीज़ें उनको क्या होगा कि उनको आइडिया है उस चीज़ का। आप कितना भी आप बुक से लिख लें, लेकिन हर चीज़ का दस्तावेजीकरण नहीं है। तो इससे हमारी परंपरागत कृषि को भी बढ़ावा देगा। और फिर इसके बाद हम मृदा और जल संसाधन को, जो मृदा है और मृदा है हमारी, यदि हम परंपरागत तरीक़ों को हम यूज़ करेंगे कि तो हमारी क्या होगी, जो मृदा है और जल प्रबंधन, जो हमारी पुरानी बावड़ी वगैरह हैं, ठीक है, बावड़ी है या खेतों में तालाब बने रहते थे, यदि हम उनको सेव करके रखें कि हमारी कृषि के लिए वो उपयोगी हैं। हर बार हम ज़रूरी नहीं कि हम मतलब ट्यूबवेल पे ही डिपेंड रहे या भूमिगत जल पे ही हम डिपेंड रहे। हमारे आसपास जो खेतों में तालाब है, हम उनको रीजनरेट करें, या जल प्रबंधन जो हमारी पुरानी बावड़ियाँ हैं उनको हम सेव करके रखें, तो हमारा वो आगे आने वाले टाइम पे यूज़ रहेगा। ठीक है, तो जल प्रबंधन को आप इसमें बढ़ावा मिलेगा। फिर है चौथा, यदि हम एकीकृत कीट प्रबंधन, एकीकृत कीट प्रबंधन होता है जैसे कि यदि जो कीट है, यदि आपको पता है कि ये इल्ली को खाने वाली ये चिड़िया है जो इल्ली को खा लेती है, तो हम कीटनाशक का प्रयोग ना करके हम उसमें वो चिड़िया वहाँ पे पालें, ताकि वो जो कीट है वो उस पर लग नहीं पाए। तो इससे हमारे किसको मिलेगा, एकीकृत कीट प्रबंधन भी हम कर सकते हैं इसमें, एकीकृत कीट प्रबंधन। ओके, तो कृषि क्षेत्र में अनुप्रयोग देखा हमने, ठीक है। और इसके बाद हमको परंपरागत कृषि तकनीकों, पांचवा लिख लीजिएगा, परंपरागत कृषि तकनीकों या ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर, ठीक है, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर, ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ द एग्रीकल्चर, इन सबको बढ़ावा मिलेगा कृषि क्षेत्र में यदि हम अपने एनवायरनमेंट के साथ प्रॉपर इंटरेक्ट करेंगे तो। क्लियर है। फिर नेक्स्ट आपका आता है, नेक्स्ट आइए जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में। नेक्स्ट है आपका अनुप्रयोग जैव विविधता, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी के संरक्षण के क्षेत्र में।
जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में फर्स्ट पॉइंट है इसमें आपको पारंपरिक पारिस्थितिकी का ज्ञान या परंपरा जो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज इसको TE और K भी बोलते हैं, ठीक है, TEK, ठीक है। इसमें आप क्या करेंगे, जैव विविधता के संरक्षण के लिए जो आपके परंपरागत तरीके हैं आप उनको यूज़ करेंगे। यदि आपने कीटनाशक का प्रयोग किया, ध्यान रखिए, यदि आपने जैसे कीटनाशक का प्रयोग किया तो वो कीट की डाइवर्सिटी क्या होगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसके साथ साथ और अदर ऑर्गेनिज्म भी कम होने के चांसेस होते हैं इसमें। यदि आपने एकीकृत कीट प्रबंधन प्रयोग किया हुआ है जिसके कारण जैव विविधता का संरक्षण होगा, जैव विविधता के संरक्षण, आपको ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया कि ये इल्ली को ये चिड़िया खा रही है तो आपने उस चिड़िया को आपने वहाँ पे पाला, जिसके कारण वो भी मेंटेन रही और चिड़िया की डाइवर्सिटी भी मेंटेन रही, ठीक है। तो जिसके कारण आपका क्या हुआ, आपको ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज होना चाहिए उसका, ठीक है। इसको ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज को आपको बढ़ावा मिला। ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल मतलब यदि आपने जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में इथेनोलॉजी का प्रयोग किया है तो आपको किसको बढ़ावा मिल रहा है, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज या परंपरागत पारिस्थितिकी ज्ञान का को बढ़ावा मिल रहा है। फिर नेक्स्ट है जीवों के आवासों का संरक्षण व बहाली। जीवों के आवासों का संरक्षण, जब आपने चिड़िया पाली तो चिड़िया के लिए घोंसला भी बन गया अपने आप, ठीक है। और जब आपका घोंसला, जिसके कारण क्या हुआ, जीवों के आवासों का जो है वो संरक्षण हुआ। आप देखोगे बहुत सारी स्पैरो तो आपको देखने, चिड़िया तो देखने मिलती ही नहीं है ना। जो पहले मिलती थी अब वो चिड़िया मिलती नहीं है, आगे आने वाली पीढ़ी को और भी नहीं मिलेंगी। तो वैसे ही आपने क्या किया, इस तरीके से आपका प्रयोग करने से जीवों के आवासों का क्या होगा, संरक्षण होगा व बहाली, मतलब रिफॉरेस्टेशन आप कर सकते हैं, ठीक है। रिफॉरेस्टेशन मतलब आप फिर से पेड़ों को लगा रहे हैं या फॉरेस्टेशन कर रहे हैं, तो जीवों के आवासों का संरक्षण व बहाली। फिर तीसरा है पॉइंट आपका इसमें आ जाएगा, इससे जैव विविधता का प्रसार होगा। यदि आपने क्या किया है, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज रख लिया है, आपने रिफॉरेस्टेशन कर लिया है या जीव आवासों का संरक्षण कर लिया है, तो उसके कारण क्या होगा, जैव विविधता का संरक्षण। जैव विविधता का संरक्षण। फोर्थ है आपका, फोर्थ लिखिए, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन को बढ़ावा। अब जैव विविधता के लिए क्या आप अकेले ही काम करेंगे क्या? नहीं, वो एक या दो लोगों के करने से नहीं। यदि आपने अपनी कम्युनिटी को वो चीज़ सिखाई तो वो कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन, ठीक है। यदि आप कम्युनिटी में काम करेंगे तब ये चीज़ें सक्सेस होंगी। तो आपको क्या होना चाहिए, कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन को बढ़ावा मिलेगा। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन को बढ़ावा। नेक्स्ट है फिफ्थ पॉइंट। अब आपने कम्युनिटी को आपने कैसे करोगे, कम्युनिटी को आपको कंसल्ट करना है उससे कि इस तरीके की आप प्रणालियाँ प्रयोग कीजिए जिसके कारण हमारे एनवायरनमेंट को भी हानि नहीं होगी, सामंजस्य भी बना रहेगा और जैव विविधता का संरक्षण भी रहेगा। परंपरागत तरीकों को यूज़ करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जागरूकता फैलाएंगे, ठीक है। तो आप किस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा, पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और जागरूकता। पर्यावरण शिक्षा होगी और क्या होगा, जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। क्लियर हो गई? ये आपके जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में सारे पॉइंट्स थे।
फर्स्ट आपको ट्रेडिशनल नॉलेज होगा, ट्रेडिशनल नॉलेज यदि होगा, इकोलॉजिकल नॉलेज होगा, टैग होगा, तो आप उसके जीवों के आवासों का संरक्षण कर सकते हैं, बहाली कर सकते हैं, रिफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, जिसके कारण जैव विविधता का संरक्षण होगा। जैव विविधता का संरक्षण किस तरीके होगा? यदि आप कम्युनिटी में यदि कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन होगा, मतलब आप लोगों को मिलके उसके समुदाय को आप समझाएंगे। किस तरीके से समझाएंगे आप? पर्यावरण शिक्षा के तरीके से व जागरूकता के तरीके से। क्लियर हो गया? ये सारे पॉइंट आपकी यदि मान लो 7 मार्क में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले आप इथेनोलॉजी को बताएं, फिर उसके बाद अलग अलग ये पॉइंट्स को आप डिक्टेट कीजिए। क्लियर है? चलिए फिर नेक्स्ट आपका आ जाएगा खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा व पोषण। अब इससे खाद्य सुरक्षा व पोषण की यदि हम क्षेत्र में देखते हैं इथेनोलॉजी के अनुप्रयोग में, तो फर्स्ट आपका आ जाता है खाद्य सुरक्षा एवं पोषण के क्षेत्र में। यदि हम परंपरागत खाद्य प्रणाली का हम करेंगे, यदि हम इस तरीके को यूज़ करेंगे तो परंपरागत खाद्य प्रणाली का पुनर्विकास होगा। ठीक है, क्या होगा? फर्स्ट परंपरागत खाद्य प्रणाली का पुनर्विकास। परंपरागत खाद्य प्रणाली का पुनर्विकास होगा। जो परंपरागत खाद्य प्रणाली को यदि हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा? पिज़्ज़ा बर्गर धीरे धीरे लोग भूल जाएंगे। ठीक है, परंपरागत तरीके से। किस तरीके से परंपरागत खाद्य प्रणाली का पुनर्विकास होगा? जैसे बोलते हैं कि जो गोबर के कंडे होते हैं उसमें बनाना चाहिए खाना। ठीक है, तो उसका स्वाद भी अलग होता भी है, वाकई में होता है। तो परंपरागत खाद्य प्रणाली को यूज़ करने से जो आर्टिफिशियल तरीके से माइक्रोवेव आप यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, माइक्रोवेव यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या भी हो रही है? रेडिएशन यूज़ हो रही है। ठीक है, माइक्रोवेव यूज़ करने से बहुत सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट भी होते हैं, तो वो सारी चीज़ें कम हो जाएंगी। अदर बीमारियां जो अब हो रही हैं वो होने के चांसेस धीरे धीरे कम होते जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद आपको परंपरागत जब खाद्य प्रणाली का पुनर्विकास करोगे तो इसके कारण क्या होगी? जो परंपरागत खाद्य प्रणाली पोषण संबंधी जो विविधता है, ठीक है, अलग अलग पोषण संबंधी विविधता की आपको प्राप्ति होगी। लिख लीजिए इसमें पोषण संबंधी विविधता की प्राप्ति। अरे गजब, बंद कर देना, इसके बाद घर पे बनाऊंगी।